नमस्कार, मैं धीरज सिंह। आप देख रहे हैं दी जेड प्लस। करीब 2 दशक पहले जब मगध की धरती पर रणवीर सेना और लाल सलाम के डर का डंका बजता था, तो क्षेत्र के एक युवा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में आगे बढ़कर सर्विस देने का संकल्प लिया था। आज वही युवा हमारे साथ आईपीएस बनकर बैठे हैं। सर, जिस प्रकार से जिस क्षेत्र से आप आते हैं, उस क्षेत्र में एक डर का माहौल था। एक जब कहा जाता था कि शरीर का 6 इंच कम करने के लिए वो क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो उस डर भरे माहौल में आप कैसे आगे बढ़े और इस सपने को कैसे देखे साकार किया आगे बढ़कर? ये अगर उस माहौल को देखिए तो उससे हमें और प्रेरणा मिली पुलिस के सर्विस में जाने के लिए। अच्छा। क्योंकि उस समय जनता को सबसे ज़्यादा अगर किसी से आकांक्षा थी, अपेक्षा थी, तो पुलिस से थी। और इसलिए हमने पुलिस सर्विस में जाने का निर्णय किया। और वैसे मेरा काडर तो हमको तमिलनाडु अलॉट हुआ और हमने तमिलनाडु में काम किया। तो इस सपने को कैसे आपने साकार किया? कैसे आप अपने क्षेत्र से निकले, दिल्ली पहुंचे? इसके बारे में कुछ बताइए। ये तो एक लंबी कहानी है। हम बचपन में गांव में पभेड़ा स्कूल में पढ़ाई किए और उसके बाद पटना आ गए। पटना में हम लोयला स्कूल में पढ़ाई किए, मैट्रिकुलेशन वहाँ से किए। फिर इंटरमीडिएट पटना कॉलेज से किए और फिर हम दिल्ली आ गए, जहाँ हंसराज कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किया। और उसके बाद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजेस में लेक्चरर के तौर पे काम भी किए। और फिर हमने आईपीएस यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और उसमें हमें आईपीएस अलॉट हुआ। सर, आप काफ़ी गरीबी स्थिति में भी रहे और उस दहशत भरे माहौल से भी निकल कर सामने आए, जहाँ पर पढ़ाई या फिर डर का तनाव बढ़ा हुआ था। उस क्षेत्र से निकल कर आगे बढ़े, तो कैसे गरीबी और डर को दरकिनार करते हुए आप इस मुकाम तक पहुँचे? देखिए, अगर आप में कुछ काम करने का जज्बा है तो सामाजिक परिस्थितियां आपको मजबूर नहीं कर सकती हैं। अच्छा। और मैं तो हर युवा को, और आज भी जो भी युवा हैं और जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उनको हम यही कहेंगे कि आप स्थितियों से समझौता नहीं कीजिए और कोशिश कीजिए, मन लगा के काम कीजिए और ज़िंदगी में आप ज़रूर आगे जाएंगे। जी। सर, आप दिल्ली में गए, दिल्ली में और तमिलनाडु में आपकी पोस्टिंग हुई, तमिलनाडु कैडर से। तो आपको उत्तर बिहार और दक्षिण भारत में क्या फ़र्क देखने को मिला? किस तरह से आप वहाँ के रहन-सहन में अपने आप को बसा पाए? तमिलनाडु एक बहुत ही अच्छा स्टेट है। और वहाँ के लोग जो हैं साधारणतः वो नियम कानून को फॉलो करने वाले अच्छा, हैं। अच्छा। थोड़ा जो साउथ तमिलनाडु का जो इलाका है, मदुरई और उसके नीचे, उसमें जाति संघर्ष का एक माहौल रहता था जो अब नहीं है। लेकिन जिस समय हम लोग एसपी थे, डीआईजी थे, उस समय उस इलाके में बैकवर्ड कास्ट और दलित, इन दोनों के बीच अक्सर अच्छा। टकराव होता रहता था। जी। और इसीलिए उस इलाकों में जो उत्तर भारत के ऑफिसर्स थे उनको ज़्यादा पोस्टिंग दी जाती थी। अच्छा। जो वहाँ की जनता की मांग होती थी कि वो बाहर के ऑफिसर होंगे तो वो किसी जात के का पक्ष नहीं लेंगे और निष्पक्ष होकर अपना काम करेंगे। अच्छा। तमिलनाडु में आपने 27 साल सेवा दिया, वहाँ के रहन-सहन में पूरी तरह से बस चुके थे। तो तमिलनाडु का रहन-सहन, खाना वगैरह कौन-सा आपको अच्छा लगता था? वहाँ पर क्या आप सबसे ज़्यादा पसंद करते थे? हम तो तमिलनाडु में पूरी तरह से रम गए थे। अच्छा। और वहाँ का खान पान, यहाँ तक कि भाषा, अच्छा। हम तमिल अच्छी तरह से बोल लेते हैं। और हमारे घर में इडली हुआ या डोसा हुआ अच्छा। और उत्तपम हुआ, ये सब उस समय भी बनता था और आज भी हमारे घर में बनता है, जब हम दिल्ली में हैं तब भी। और हमारा तो जो दूसरा बच्चा है वो पैदा भी वेलोर में ही हुआ था। अच्छा। तो पहला वाला 1 साल का था जब हम तमिलनाडु गए थे। तो पूरे परिवार हम लोग 27 साल तक वहाँ की संस्कृति में पूरी तरह से रमे हुए रहे। तो कौन-सी संस्कृति आपको पसंद है, बिहार की या साउथ की? देखिए, संस्कृति कोई बुरी नहीं होती, अच्छी नहीं होती। संस्कृति को कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, जी। क्योंकि हर एक की अपनी विशेषता होती है। हुँ, हुँ। और बिहार का जो एक जज्बा है, बिहार के लोगों का जो एक दिल है,
और हिम्मत है। और आप देख रहे हैं कि बिहार के लोग इंडिया के लेवल पे ही नहीं, विश्व के स्तर पर हर देश में जाकर अपना पताका फहरा रहे हैं। और वही चीज़ तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है कि तमिलनाडु के भी लोग, चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ हो या ऑस्ट्रेलिया हो या यूएस हो, सब जगह वो जाते हैं और काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि कोई एक अच्छा है या बुरा है। दोनों में विविधताएं हैं, अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, और दोनों को एंजॉय करना चाहिए, दोनों की इज्जत भी करनी चाहिए। आपके नाम में ही करुणा है, और आप पर्सनल लेवल पर भी लोगों से मैं बात कर रहा था तो आपके बारे में बता रहे थे कि वो करुणा सच में उनके अंदर भरा हुआ है। लेकिन अगर जब आप किसी मतलब बदमाश से मुठभेड़ करते हैं तो दोनों को कैसे अलग करते हैं, किस प्रकार से, इस बारे में कुछ बताइए। हम एक अच्छे टफ पुलिस ऑफिसर के तरह से नौकरी किए हैं। और इसका कारण ये था कि हमने जो एक समय में बचपन में एक माहौल देखा था अपने ही जगह पे, अपने क्षेत्र में या दिल्ली में या नॉर्थ में, तो हमें लगा कि पुलिस का एक बहुत अहम रोल है समाज में। और पुलिस को हमेशा निष्पक्ष होके और करना चाहिए, और जो कमज़ोर तबका है उसको सपोर्ट करना चाहिए। और यही जज्बा लेके हम तमिलनाडु गए और नौकरी किए। तो इसलिए अगर कोई अपराधी है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने में हमें कभी कोई झिझक नहीं हुई। अच्छा, तो फिर दोनों को कैसे सामंजस्य बैठा पाते हैं अपने पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे। पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे ये होता है कि आप प्रोफेशनल लेवल में आपको एक कानून का एक दायरा है जिसमें आप काम करते हैं। और उस जमाने में 94 में जब हम सिर्फ 6 महीने थे सब डिवीज़न में, तो इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था मेरे बारे में, रियल लाइफ हीरोइन खाकी, जो फर्स्ट पेज पे इंडियन एक्सप्रेस ने मेरा फोटोग्राफ लगा के और किया था। तो मैंने उस तरह के जज्बे से नौकरी की है। और पर्सनल लेवल पे ऐसा नहीं होता है कि आप बड़े मतलब आपका पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनल लाइफ अलग है और प्रोफेशनल लाइफ अलग है। एक आखिरी सवाल है सर कि जिस प्रकार से पुलिसिंग व्यवस्था को लेके हमारे समाज में एक पॉजिटिव उतनी जो इमेज है नहीं बन पा रही है, तो इसको लेकर आप क्या करते हैं, किस तरह से उसमें सुधार के लिए आप कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। नहीं, हम तो यही मानते हैं कि, और हम बताएं आपको जैसा कि अगर पुलिस निष्पक्ष होके और ईमानदारी से काम करे तो कोई कारण नहीं है कि पुलिस का इमेज अच्छा नहीं होगा। और अभी कोरोना काल में आपने देखा कि पुलिस ने जो साधारण उनकी ड्यूटी है उससे कहीं आगे जाके और एक मानवीय चेहरा पुलिस का सामने आया है। इनफैक्ट बीपीआरएनडी में हमारा ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस होने वाला है 28 अगस्त को। और हम लोग एक पुस्तक भी निकाल रहे हैं जिसमें हम लोगों ने सारे पुलिस जो बल हैं देश में, अर्धसैनिक बल हैं हो या राज्यों के पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो, सबसे हमने इकट्ठा किया है जो जो अच्छा काम उन्होंने किया था, और उसको हम लोग एक डॉक्यूमेंट की तरह पब्लिश करने जा रहे हैं जो आगे पुलिस को प्रेरित करता रहेगा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।